हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है सेमेस्टर 6 के अंदर, जिनके भी पास बिजनेस एनालिटिक्स का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए आज की वीडियो होने वाली है। आज है यूनिट नंबर 1 की वीडियो का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर आज हम इस यूनिट को खत्म करने वाले हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो में हमें देखना है एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा यहाँ और इससे आगे का कंसेप्ट। इससे पहले का जो भी कंसेप्ट है वो दो पार्ट्स के अंदर कवर हो चुका है। छोटी सी वीडियो होने वाली है जिसमें थोड़ा सा कंटेंट हमारा बाकी रह गया है। तो बियॉन्ड द core three V's additional characteristic have emerged to describe the complexity of big data। बिग डेटा की 3 कैरेक्टरिस्टिक हमने ऊपर पढ़ी थी, जिसमें हमने कौन कौन से पढ़े थे? वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वेराइटी। इन 3V के अलावा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक भी होती हैं जिसकी वजह से बिग डेटा कॉम्प्लेक्स होता है। तो पहला आता है वेरिसिटी। वेरिसिटी रेफर्स टू द अनसर्टेनिटी और ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द डेटा। वेरिसिटी का मतलब क्या होता है? डेटा के अंदर जो अनसर्टेनिटी है या जो जिस वजह से डेटा के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, वो चीज कहलाती है वेरिसिटी। बिग डेटा कैन समटाइम बी मैसी, इनकम्प्लीट और नॉइजी। जो बिग डेटा होता है वो कई बार मैसी हो सकता है, अधूरा हो सकता है और नॉइजी टाइप हो सकता है, मेकिंग इट चैलेंजिंग टू ड्रॉ एक्यूरेट कंक्लूजन, जिसकी वजह से हम उसमें से एक्यूरेटली कंक्लूजन नहीं निकाल पाते। जो चीज हमें चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती। एग्जाम्पल में दिया है सोशल मीडिया डेटा वेयर ओपिनियन एंड सेंटिमेंट में बी बाइस्ड और इनएक्यूरेट। जैसे कि सोशल मीडिया का डेटा होता है जहां पर ओपिनियन जो होते हैं वो बाइस्ड हो सकते हैं और इनएक्यूरेट होते हैं। उसके अलावा डेटा फ्रॉम सेंसर दैट में कंटेन एरर और इनएक्यूरेसी। ऐसे सोर्सेज से डेटा जो कि जिसके अंदर एरर हो सकते हैं या फिर इनएक्यूरेसी हो सकती है। सिग्निफिकेंस क्या है? डेटा क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर मेकिंग एक्यूरेट बिजनेस डिसीजन। डेटा की क्वालिटेटिव डेटा होना जरूरी है अगर हमें एक अच्छा करेक्ट बिजनेस डिसीजन लेना है। प्रॉपर डेटा क्लीनिंग एंड वैलिडेशन प्रोसेस आर नेसेसरी टू इंश्योर दैट डेटा यूज्ड फॉर एनालिसिस इज रिलायबल। हमें अच्छे तरीके से डेटा की क्लीनिंग करनी होती है, वैलिडेशन के प्रोसेस करने होते हैं, जिससे ये बना रहे कि जो डेटा है वो रिलायबल डाटा है, एनालिसिस हम उसके बेसिस पर कर सकें। नेक्स्ट भी आता है वैल्यू। तो वैल्यू रेफर्स टू द यूजफुलनेस ऑफ बिग डाटा। वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो बिग डेटा है वो कितना ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। नॉट ऑल डेटा इज वैल्यूएबल एंड द गोल ऑफ बिग डेटा एनालिटिक इज एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इनसाइट दैट कैन बी लिवरेज टू ड्राइव बिजनेस डिसीजन एंड स्ट्रेटेजीज। सभी डाटा हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं होते। हमें ऐसे बिग डेटा की जरूरत होती है जिसमें से हम मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सके और अपने बिजनेस के लिए बेटर डिसीजन ले सके, बेटर स्ट्रेटेजीज बना सके। एग्जाम्पल दिए हैं वैल्यू के। आइडेंटिफाइंग न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी बाय एनालाइजिंग कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न। कंज्यूमर के बिहेवियर पैटर्न को समझकर हम बिजनेस के अंदर और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंप्रूविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्रू प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस की मदद से हम कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसे इंप्रूव कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? द अल्टीमेट गोल ऑफ बिग डेटा इज टू क्रिएट वैल्यू बाय ड्राइविंग एक्शनेबल इंसाइट्स। जो बिग डेटा का अल्टीमेट गोल है वो क्या होता है कि हम वैल्यू ड्राइव कर सकें, जिससे हम एक एक्शनेबल इंसाइट मतलब अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकें। बिजनेस नीड्स टू फोकस ऑन एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल नॉलेज फ्रॉम लार्ज डेटा सेट टू अचीव ग्रोथ एंड इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जो बिजनेस होती हैं उन्हें किस चीज पर फोकस करना चाहिए कि जो लार्ज डेटा सेट्स हैं उनके अंदर से कुछ ऐसी चीजें निकाली जा सके जो कि आपके बिजनेस में हेल्प करें और आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद करें। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई बिग डेटा की। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशंस क्या क्या है बिग डेटा की, कि कहां कहां पर आप बिग डेटा को अप्लाई कर सकते हैं। पहला आता है हेल्थ केयर के सेक्टर में। तो बिग डेटा इज रिवॉल्यूशनाइजिंग हेल्थ केयर बाय इंप्रूविंग पेशेंट आउटकम, इनहांसिंग क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। हेल्थ केयर के सेक्टर में बिग डेटा का एक काफी ज्यादा रोल बढ़ गया है। इससे क्या हो रहा है? पेशेंट का जो आउटकम है वो इम्प्रूव हो रहा है, डिसीजन मेकिंग क्लिनिकली ज्यादा अच्छे तरीके से हो रही है और जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो ऑप्टिमाइज हो रही है। हेल्थ केयर के सेक्टर में बिग डेटा का यूज किस तरीके से करा जाता है? तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस करने के लिए यूजिंग पेशेंट डेटा टू प्रिडिक्ट द लाइक्लीहुड ऑफ डिसीज और हॉस्पिटल रीएडमिशन। प्रिडिक्टिव एनालिसिस में क्या करा जाता है? पेशेंट के डेटा को समझा जाता है जिससे यह पता लगता है ऐसी कौन सी डिजीज है जो काफी ज्यादा
फ्रिक्वेंटली होती है। फिर आता है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, तो एनालाइजिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड टेलर ट्रीटमेंट। पेशेंट के जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करा जाता है जिससे उसे उस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा सके। और एपिडेमोलॉजी, तो ट्रैकिंग द स्प्रेड ऑफ डिसीज इन रियल टाइम एंड प्रिडिक्टिंग पोटेंशियल आउटब्रेक। जो डिजीज है, वो जो फैल रही है बीमारी, उसको रियल टाइम में ट्रैक किया जा सके और उसके क्या क्या आउटब्रेक्स हो सकते हैं या क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, उस चीज को समझा जा सके। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो बिग डेटा एनालिटिक इज इंप्रूविंग डिसीज प्रिवेंशन, इनेबलिंग मोर प्रिसाइज ट्रीटमेंट एंड रिड्यूसिंग हेल्थ केयर कॉस्ट। तो जो बिग डेटा का एनालिसिस है, इससे क्या हो रहा है, डिसीज को होने से रोका जा रहा है। उसके अलावा अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जितना ट्रीटमेंट की जरूरत है उतना ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और इससे हेल्थ केयर की कॉस्ट भी कम हो रही है। नेक्स्ट आता है हमारा रिटेल एंड ई कॉमर्स के सेक्टर में। तो बिग डेटा हेल्प रिटेलर एंड ई कॉमर्स बिजनेस अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर, ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री एंड पर्सनलाइज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। बिग डेटा रिटेलर्स की हेल्प कर रहा है बिजनेस को के अंदर कस्टमर के बिहेवियर को समझने में, हमें कितनी इन्वेंट्री की जरूरत है ये समझने में, और किस तरीके की हमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए अपने लिए, वो चीज समझने में बिग डेटा हेल्प कर रहा है। इसके अंदर ये किस तरीके से अप्लाई करा जाता है, तो कस्टमर सेगमेंटेशन, एनालाइजिंग परचेजिंग हैबिट टू क्रिएट टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन। परचेजिंग की हैबिट को समझा जाता है इसके अंदर, जिससे क्या हो सके कि हमें किस जगह पर कितनी मार्केटिंग करनी है उसका डिसीजन लिया जा सके। फिर सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, तो प्रिडिक्टिंग डिमांड एंड मैनेजिंग इन्वेंट्री टू मिनिमाइज कॉस्ट। डिमांड को प्रिडिक्ट करके इन्वेंट्री को उस तरीके से मैनेज किया जा सके जिससे कम से कम कॉस्ट लगे। और रिकमेंडेशन सिस्टम, तो यूजिंग डेटा ऑन पास्ट परचेज टू सजेस्ट रेलेवेंट प्रोडक्ट टू कस्टमर। पिछली परचेज के अकॉर्डिंग डेटा को एनालाइज करना और उसी तरीके का प्रोडक्ट कस्टमर को सजेस्ट करना, ये इस तरीके से ये अप्लाई करा जाता है। इम्पैक्ट क्या होता है इसका, तो रिटेलर कैन इनहांस द कस्टमर एक्सपीरियंस, इंप्रूव सेल एंड रिड्यूस कॉस्ट बाय मेकिंग डेटा ड्राइवन डिसीजन। डेटा से डिसीजन लेकर जो रिटेलर्स हैं वो कस्टमर के एक्सपीरियंस को, उनके सेटिस्फेक्शन को इनहांस कर सकते हैं, अपनी सेल्स को इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इन द फाइनेंशियल सेक्टर बिग डेटा इज यूज्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन एंड ऑप्टिमाइजिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बिग डेटा का यूज हम करते हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए, फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए और ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। किस तरीके से इसे अप्लाई करा जाता है, तो फ्रॉड डिटेक्शन, एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शन डाटा टू डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज इन रियल टाइम। ट्रांजैक्शन के टाइम पर कौन सी सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही है उसे रियल टाइम में ट्रैक किया जाता है, तो इस तरीके से फ्रॉड को डिटेक्ट करा जाता है। रिस्क मैनेजमेंट, तो यूजिंग डेटा टू असेस मार्केट रिस्क एंड मिटिगेट फाइनेंशियल एक्सपोजर। डेटा को यूज करा जाता है मार्केट के अंदर क्या रिस्क है ये एनालाइज करने के लिए और उस रिस्क को हम किस तरीके से मिटिगेट कर सकते हैं ये जानने के लिए। फिर आता है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, तो एनालाइज मार्केट डेटा टू एग्जीक्यूट हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड बेस्ड ऑन रियल टाइम इनसाइट्स। मार्केट के डेटा को एनालाइज करा जाता है जिससे रियल टाइम में ऐसे ट्रेड्स को लिया जा सके जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है या जिसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट बन सकता हो। इम्पैक्ट क्या आता है इसका, तो बिग डेटा इंप्रूव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इनहांस कस्टमर ट्रस्ट एंड बूस्ट प्रॉफिटेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू मार्केट ट्रेंड एंड रिड्यूसिंग फ्रॉड। जो बिग डेटा है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आता है, कस्टमर के ट्रस्ट को बढ़ा देता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है क्योंकि ये आपको मार्केट के ट्रेंड के बारे में और फ्रॉड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो बिग डेटा इज बीइंग यूज्ड टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रिडिक्ट मेंटेनेंस एंड एनहांस प्रोडक्ट क्वालिटी। बिग डेटा का मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या यूज करा जाता है, प्रोडक्शन के प्रोसेस को समझने के लिए, मेंटेनेंस क्या, कब कितनी मेंटेनेंस की जरूरत है ये जानने के लिए, और प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बिग डेटा का यूज करा जाता है। किस तरीके से अप्लाई करा जाता है इसे, तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की मदद से, यूजिंग सेंसर डाटा टू प्रिडिक्ट व्हेन मशीनरी और इक्विपमेंट इज लाइकली टू फेल एंड शेड्यूल मेंटेनेंस अहेड ऑफ टाइम। ये एनालाइज करना, ये प्रिडिक्ट करना कि कब मशीनरी और इक्विपमेंट फेल हो सकते हैं और उससे पहले ही उनकी मेंटेनेंस करवा देना इस चीज में हेल्प करता है। फिर क्वालिटी कंट्रोल, तो एनालाइजिंग प्रोडक्शन डेटा टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट एंड इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्शन के डेटा को एनालाइज करना, डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना
और प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये भी किया जाता है। फिर आता है सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। तो एनालाइजिंग लॉजिस्टिक डेटा टू ऑप्टिमाइज डिस्ट्रीब्यूशन रूट एंड रिड्यूस कॉस्ट। लॉजिस्टिक को एनालाइज करना, लॉजिस्टिक के डेटा को, जिससे आप क्या कर सकें, रूट को ऑप्टिमाइज कर सके, इंप्रूव कर सके और कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो बिग डेटा अलाउ मैन्युफैक्चरर टू रिड्यूस डाउन टाइम, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड एनहांस प्रोडक्ट क्वालिटी। बिग डेटा मैन्युफैक्चरर की हेल्प करता है, डाउन टाइम कम से कम हो, एफिशिएंसी बढ़ जाए आपकी और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाए। इस चीज में बिग डेटा हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक के अंदर। तो बिग डेटा इन रिवोल्यूशनाइजिंग द वे ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक कंपनी मैनेज रूट, शिपमेंट एंड ऑपरेशन। बिग डेटा की मदद से ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, जो लॉजिस्टिक कंपनीज है, क्या कर पाते हैं, अपने रूट्स को मैनेज कर पाती हैं, शिपमेंट को मैनेज कर पाती हैं और अपने ऑपरेशंस को इनहांस कर पाती हैं। किस तरीके से करा जाता है, तो रूट ऑप्टिमाइजेशन, एनालाइजिंग ट्रैफिक पैटर्न एंड हिस्टोरिकल डेटा टू ऑप्टिमाइज डिलीवरी रूट एंड रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन। ट्रैफिक के पैटर्न को एनालाइज करा जाता है, जिससे डिलीवरी के रूट्स को ऑप्टिमाइज करा जा सके और फ्यूल का जो कंजम्पशन है उसे कम किया जा सके। फिर आता है फ्लीट मैनेजमेंट। तो यूजिंग सेंसर डाटा टू मॉनिटर व्हीकल परफॉर्मेंस एंड प्लान मेंटेनेंस शेड्यूल। व्हीकल की मेंटेनेंस किस टाइम पर होनी है उस चीज को मॉनिटर किया जाए और उसके अकॉर्डिंग मेंटेनेंस को प्लान किया जाए। रियल टाइम ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग शिपमेंट इन रियल टाइम टू प्रोवाइड कस्टमर विद एक्यूरेट डिलीवरी इंफॉर्मेशन। रियल टाइम में शिपमेंट की ट्रैकिंग करना, जिससे क्या हो सके, कस्टमर को एक्यूरेट डिलीवरी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, बिग डेटा हेल्प कंपनीज ऑप्टिमाइज ऑपरेशन, रिड्यूस कॉस्ट एंड इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो इसकी मदद से जो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कंपनीज हैं वो ऑपरेशंस को इंप्रूव कर पाती हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर पाती हैं और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन को भी बढ़ा पाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर के अंदर। तो गवर्नमेंट यूज बिग डेटा फॉर वेरियस पर्पसेस इंक्लूडिंग एनहांस पब्लिक सर्विसेज, इंप्रूविंग लॉ इन्फोर्समेंट एंड मेकिंग डेटा ड्रिवन पॉलिसी डिसीजन। गवर्नमेंट भी बिग डेटा का यूज करती है पब्लिक सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट को इंप्रूव करने के लिए और ऐसी डिसीजन लेने के लिए जो कि डेटा के ऊपर बेस हो और पब्लिक के इंटरेस्ट में हो। एप्लीकेशन क्या है, तो सबसे पहले अर्बन प्लानिंग, एनालाइजिंग ट्रैफिक, एनर्जी यूजेज एंड पॉपुलेशन डेटा टू इंप्रूव सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ट्रैफिक को एनालाइज करना, एनर्जी के यूजेस को एनालाइज करना, पॉपुलेशन को एनालाइज करना, जिससे सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा सके। फिर पब्लिक सेफ्टी। तो यूजिंग डेटा टू प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट क्राइम और रिस्पॉन्ड क्विकली टू इमरजेंसीज। क्राइम को प्रिडिक्ट करना, उसे प्रिवेंट करना और टाइमली इमरजेंसी में रिस्पॉन्ड करने में बिग डेटा का यूज करती है गवर्नमेंट। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। तो ट्रैकिंग क्लाइमेट डेटा टू इन्फॉर्म पॉलिसी डिसीजन रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। क्लाइमेट को टाइमली ट्रैक करना, जिससे क्या हो, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसी फॉर्म की जा सके, डिसीजन लिया जा सके। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, बिग डेटा इनेबल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड बेटर सर्विस, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। बिग डेटा की मदद से गवर्नमेंट क्या कर पाती है, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाती है, उनकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है और वो और ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज चैलेंजेस इन डेटा एनालिटिक। डेटा एनालिटिक के अंदर क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, तो पहला आता है डेटा क्वालिटी इशू। तो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन डेटा एनालिटिक इज इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ डेटा बीइंग एनालाइज्ड। सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो डेटा एनालिटिक्स के अंदर, वो ये इंश्योर करना होता है कि जो डेटा है वो क्वालिटेटिव डेटा है। लो क्वालिटी डेटा सच एज इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट और आउटडेटेड डेटा कैन लीड टू अनरिलायबल इंसाइट एंड पुअर डिसीजन मेकिंग। क्योंकि अगर लो क्वालिटी का डेटा होगा, इनएक्यूरेट डाटा होगा, इनकम्प्लीट होगा या आउटडेटेड डाटा होगा, तो उससे क्या होगा, अनरिलायबल डाटा माना जाएगा और उससे अच्छी डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी। कॉमन इशू क्या आते हैं डेटा क्वालिटी में, मिसिंग डेटा, तो गैप इन डेटा और इनकम्प्लीट डेटा सेट। या तो आपका डेटा के अंदर गैप होते हैं या आपका जो डेटा होता है वो इनकम्प्लीट डेटा होता है। फिर आता है इनकंसिस्टेंट डेटा। तो डेटा दैट इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड लीडिंग टू डिस्क्रिपेंसीज अक्रॉस डिफरेंट सोर्सेज। डेटा अगर स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होगा तो इससे क्या होगा, डेटा के अंदर काफी सारी डिस्क्रिपेंसीज आ जाएंगी ठीक है। फिर आएगा इनकरेक्ट डेटा। तो एरर इन डेटा एंट्री और मेजरमेंट दैट अफेक्ट इट्स रिलायबिलिटी। डेटा एंट्री के अंदर अगर एरर है, मतलब जब उसे एंटर करा गया था डेटा को तभी उसमें कोई एरर था, या फिर उसके मेजरमेंट में कोई एरर है, तो भी वो रिलायबल डेटा नहीं माना जाएगा।
और डुप्लीकेट डेटा, तो रिपीटेड रिकॉर्ड दैट इन्फ्लेट द वॉल्यूम। अगर डेटा आपका रिपीटेड डेटा है तो इससे डेटा का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और उसके अंदर आपको मीनिंगफुल इंसाइट्स वाला डेटा नहीं मिलेगा। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? पुअर क्वालिटी डेटा कैन अंडरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ एनालिसिस लीडिंग टू फॉल्टी कंक्लूजन एंड डिसीजन दैट नेगेटिवली अफेक्ट बिजनेस ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजी। अगर पुअर क्वालिटी का डेटा होगा तो उसमें एनालिसिस में एक्यूरेसी नहीं होगी, जिसकी वजह से फॉल्टी कंक्लूजन निकलेंगे और डिसीजन मेकिंग ऐसी हो जाएगी जिससे बिजनेस ऑपरेशन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है सेकंड चैलेंज, डेटा इंटीग्रेशन एंड फ्रेगमेंटेशन का। तो बिजनेस ऑफन कलेक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज सच एज सीआरएम सिस्टम, डेटाबेस, वेबसाइट, आईटी डिवाइसेस एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जो बिजनेस होती हैं वो अलग अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं। इंटीग्रेटिंग एंड हार्मोनाइजिंग द डेटा फ्रॉम डिस्पेरेट सोर्सेज इनटू अ यूनिफाइड सिस्टम इज अ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। तो सारे अलग अलग सोर्सेज से जो डेटा इकट्ठा करा है उसे इंटीग्रेट करना, हार्मोनाइज करना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जिससे उस डेटा से मिलाकर एक ऐसा डेटा बनाया जा सके जिसके अंदर से हम एनालिसिस करके कोई कंक्लूजन निकाल सके। अब इसमें चैलेंज क्या आता है? सबसे पहले डेटा सिलोज, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट और सिस्टम स्टोरिंग डेटा इंडिपेंडेंटली मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एक्सेस और कंसोलिडेट। अलग अलग डिपार्टमेंट सारा डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो अलग अलग जगह पर उसे स्टोर करते हैं, तो उस डेटा को कंसोलिडेट करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। फिर आता है इनकम्पेटेबिलिटी, तो डिफरेंट फॉर्मेट और स्ट्रक्चर बिटवीन डेटा सेट। इनकम्पेटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो डेटा कलेक्ट हुआ होता है वो अलग अलग फॉर्मेट में होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर में होता है, तो वो भी एक चैलेंज बन जाता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? विदाउट इफेक्टिव डेटा इंटीग्रेशन बिजनेस में स्ट्रगल टू गेन अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ ऑपरेशन। अगर एक इंटीग्रेटेड डेटा नहीं होगा तो इससे क्या होगा? बिजनेस को एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू नहीं मिल पाएगा कि क्या डेटा हमने कलेक्ट करा है, हिंडरिंग इफेक्टिव एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। इससे ना तो अच्छी एनालिसिस हो पाएगी और ना ही एक अच्छी डिसीजन मेकिंग हो पाएगी। नेक्स्ट चैलेंज आता है डेटा प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न का। तो एज अ बिजनेस कलेक्ट मोर डेटा स्पेशली पर्सनल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इंश्योरिंग द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ दिस डेटा बिकम अ क्रिटिकल कंसर्न। जो बिजनेस है वो काफी सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, उसमें से कुछ पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी होती है, तो उस डेटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी बना के रखना एक सबसे बड़ा इशू होता है। डेटा ब्रीच और इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ डेटा कैन लीड टू सिग्निफिकेंट लीगल, फाइनेंशियल एंड रेपुटेशनल डैमेज। अगर डेटा ब्रीच हो जाता है या सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाता है तो इससे क्या होता है? काफी सारे लीगल, फाइनेंशियल और रेपुटेशनल डैमेज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? तो रेगुलेशन एंड कंप्लायंस का, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद डेटा प्रोटेक्शन लॉ। आपको काफी सारे डेटा प्रोटेक्शन लॉ के साथ कंप्लायंस करनी पड़ती है। डेटा इंक्रिप्शन एंड एक्सेस कंट्रोल, तो प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। आपको ये ध्यान रखना होता है कि किसी भी तरीके के अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो। फिर एनोमिनाइजेशन एंड pseudonymization, तो सेफगार्डिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन व्हाइल मेंटेनिंग डेटा यूजफुलनेस। डेटा का इस तरीके से यूज करना कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सेफगार्ड रहे। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? फेलिंग टू एड्रेस डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न कैन रिजल्ट इन डेटा ब्रीच, लीगल लायबिलिटी एंड लॉस ऑफ कस्टमर ट्रस्ट। अगर आप डेटा सिक्योरिटी नहीं रख पाते हैं, डेटा प्राइवेसी नहीं रख पाते हैं, इससे क्या होता है? आपका डेटा ब्रीच हो जाता है, लीगल लायबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर और आपके ऊपर से कस्टमर का ट्रस्ट भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैलेंज आता है डेटा वॉल्यूम एंड स्केलेबिलिटी का। तो एज ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट एंड जनरेट मोर डेटा, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा बिकम अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो काफी सारा डेटा कलेक्ट करती है, काफी सारा डेटा जनरेट करती है, तो इस सारे डेटा को मैनेज करना, स्टोर करना और प्रोसेस करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। The volume of data can overwhelm traditional system, making it difficult to scale analytical operation effectively। और इस डेटा का वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर इसके ऊपर आप कोई भी एनालिटिकल फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे पहला है स्टोरेज रिक्वायरमेंट, तो इंक्रीजिंग स्टोरेज कॉस्ट एज द अमाउंट ऑफ डेटा ग्रोज। आपको ज्यादा स्टोरेज कॉस्ट लगती है क्योंकि आपका डेटा काफी ज्यादा बड़ा होता है। फिर प्रोसेसिंग पावर, तो द नीड फॉर मोर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज टू एनालाइज लार्ज डेटा सेट पर्टिकुलरली इन रियल टाइम। इस डेटा को एनालाइज करने के लिए भी आपको ज्यादा मशीन की जरूरत पड़ती है कि रियल टाइम में आप इस डेटा को एनालाइज कर सकें। फिर
scalability of tool, तो ensuring that analytical tool and infrastructure can scale to handle growing data volume without compromising performance। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि जो एनालिटिकल टूल हैं उन्हें आप बढ़ाते रहें कि किसी भी तरीके का डेटा की एनालिसिस के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। इम्पैक्ट क्या होता है? inadequate infrastructure or tool may lead to slow data processing, missed opportunities and the inability to analyze large data set in timely manner। अगर आपके पास पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और टूल्स नहीं होते हैं तो आपकी जो डेटा प्रोसेसिंग होती है वो स्लो तरीके से होती है, आप अपॉर्चुनिटीज को मिस कर जाते हैं और लार्ज डेटा सेट को आप टाइमली एनालाइज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट चैलेंज आता है डेटा इंटीग्रेशन एंड एनालिसिस। तो वंस डेटा इज कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड, इंटरप्रेटिंग द डेटा रिजल्ट कैन बी चैलेंजिंग। एक बार डाटा कलेक्ट हो गया, प्रोसेस हो गया, अब उससे रिजल्ट को इंटरप्रेट करना भी काफी बार चैलेंजिंग हो जाता है। ड्रॉइंग एक्यूरेट कंक्लूजन रिक्वायर स्किल्ड डेटा एनालिस्ट एंड सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेक्स्ट इन विच डेटा वाज कलेक्टेड। एक एक्यूरेट कंक्लूजन निकालने के लिए आपको स्किल्ड डेटा एनालिस्ट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होता है कि आपने उस डेटा को किस कंटेक्स्ट में कलेक्ट करा था। चैलेंजेस क्या क्या होते हैं इसके अंदर? तो ओवरफिटिंग एंड बायस, व्हेन मॉडल आर ओवरले कॉम्प्लेक्स और ट्रेंड ऑन बायस डेटा दे आर लीड टू इनएक्यूरेट प्रिडिक्शन। अगर आप एक बायस डेटा के ऊपर ट्रेंड करते हैं किसी को या कॉम्प्लेक्सिटीज उसकी समझाते हैं तो इससे क्या होता है, आपका एक इनएक्यूरेट प्रिडिक्शन निकल कर आती है। lack of context, तो data can be interpreted in multiple ways and without proper contextual understanding analysis may be misleading। डेटा को आप काफी सारे तरीकों से इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो अगर आपने एक इम्प्रॉपर या बिना अंडरस्टैंडिंग के उस डेटा को एनालाइज कर लिया, आपको पता ही नहीं है कि इस लिए डेटा को एनालाइज करना है, बस आप उसे एनालाइज कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है आपका, इससे भी आपका एक जो एनालिसिस होता है वो मिसलीडिंग हो जाता है, मतलब आपके किसी काम का नहीं रहता है। फिर आता है डेटा ओवरलोड। तो शीर अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल कैन ओवरवेलम एनालिस्ट लीडिंग टू डिफिकल्टीज इन एक्सट्रैक्टिंग एक्शनेबल इनसाइट। अगर जो आपका डाटा है वो काफी बड़ा डाटा होगा, इससे क्या होता है, एनालिस्ट के डिफिकल्टी होती है कि उसमें से जो जरूरी डेटा है उसे किस तरीके से निकाला जाए। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? मिस इंटरप्रेटिंग डेटा कैन लीड टू पुअर डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजीज व्हाइल आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन एनालिटिक्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर जो डाटा है वो मिस इंटरप्रेट हो जाएगा तो उससे एक तो आपकी डिसीजन मेकिंग खराब होगी, आपकी खराब स्ट्रेटेजीज बन जाएंगी और जो एनालिटिक्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका भी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट चैलेंज आता है लैक ऑफ स्किल टैलेंट। तो डेटा एनालिटिक रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल इन एरिया सच एज डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। डेटा एनालिटिक्स को एनालिसिस करने के लिए एनालिटिक्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड स्किल्स की जरूरत होती है। However, there are often a shortage of qualified professional who can effectively manage and analyze complex data। लेकिन प्रोफेशनल लोगों की कमी है जो कि एक डेटा को इफेक्टिवली एनालाइज कर सकें और उससे डिसीजन मेकिंग कर सके। चैलेंजेस क्या आते हैं? सबसे पहले हायरिंग एंड ट्रेनिंग का। तो फाइंडिंग क्वालिफाइड डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंटिस्ट और इंजीनियर हु हैव एक्सपर्टीज टू वर्क विद द कॉम्प्लेक्स डेटा सेट एंड एडवांस एनालिटिकल टूल। सबसे पहला इशू आता है कि आप ऐसे लोगों को हायर नहीं कर पाते जिससे क्या हो सके, आपको जिस तरीके के एनालिटिक्स की एनालिस्ट की जरूरत है उस तरीके का एनालिस्ट नहीं मिल पाता है। और उसके अलावा आपका स्किल्ड गैप। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में लेक द नेसेसरी स्किल्स, द एडवांस डेटा एनालिटिक्स टूल, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक एनालिटिक्स के अंदर आपको जिस जिस स्किल्स की जरूरत होती है कि वो एडवांस डेटा एनालिटिक्स करें, मशीन लर्निंग को समझ सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ सके, ऐसे स्किल्स उनके अंदर नहीं होती हैं अगर आपके पास एम्प्लॉय होते हैं तो। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल कैन स्लो डेटा एनालिटिक्स इनिशिएटिव एंड रिड्यूस द ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी टू लिवरेज डेटा फॉर बिजनेस इंप्रूवमेंट। तो अगर स्किल्ड प्रोफेशनल आपके पास नहीं होते हैं, इससे क्या होता है, आपका जो एनालिटिक्स होती है वो स्लो तरीके से होती है और ऑर्गेनाइजेशन को जो बिजनेस में इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज डेटा विजुअलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इवन इफ डेटा एनालिटिक इज एक्यूरेट, कम्युनिकेटिंग द इनसाइट इफेक्टिवली टू स्टेक होल्डर इज एसेंशियल। अब अगर आप एक बार डेटा एनालिटिक्स कर भी लेते हैं एक्यूरेटली तो उसे स्टेक होल्डर को किस तरीके से बताना है ये भी एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है।
डेटा विजुअलाइजेशन मस्ट बी क्लियर, एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल टू डिसीजन मेकर। डेटा विजुअलाइजेशन कैसा होना चाहिए? क्लियर, एक्यूरेट और मीनिंगफुल होना चाहिए डिसीजन मेकर के लिए, बिना किसी टेक्निकल बैकग्राउंड के अगर वो हैं फिर भी। अब इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ विजुअलाइजेशन, प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स डेटा इन एन इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट दैट हाईलाइट द की इनसाइट्स। आपको कॉम्प्लेक्स डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करना होता है कि उन्हें आसानी से समझ में आ जाए। उसके अंदर आपको जो की इनसाइट्स हैं उन्हें हाईलाइट करना होता है। फिर मिसलीडिंग विजुअल, यूजिंग इम्प्रॉपर चार्ट और मिसलीडिंग विजुअल रिप्रेजेंटेशन दैट कैन डिसऑर्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। आप इम्प्रॉपर चार्ट्स का यूज नहीं कर सकते, मिसलीडिंग विजुअल रिप्रेजेंटेशन का यूज नहीं कर सकते जिससे डेटा मिस इंटरप्रेट हो सके। फिर है ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग, तो इंश्योरिंग दैट विजुअलाइजेशन इज टेलर टू ऑडियंस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि जो विजुअलाइजेशन है वो किस तरीके से हो कि जो ऑडियंस है उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? पुअर और अनक्लियर डेटा विजुअलाइजेशन कैन हिंडर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, लीडिंग टू मिस इन्फॉर्म्ड एक्शन और लैक ऑफ ट्रस्ट इन एनालिटिक प्रोसेस। अगर डेटा विजुअलाइजेशन सही तरीके से नहीं होगा तो इससे एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी, मिस इन्फॉर्म्ड एक्शन ले लिए जाएंगे और जिसकी वजह से एनालिटिक्स के प्रोसेस के ऊपर से भी ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉस्ट एंड डेटा एनालिटिक्स, तो इंप्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग डेटा एनालिटिक्स कैपेबिलिटी कैन बी एक्सपेंसिव। डेटा एनालिटिक्स की कैपेबिलिटी को इंप्लीमेंट और मेंटेन करना एक्सपेंसिव होता है। कॉस्ट में अराइज फॉर परचेजिंग सॉफ्टवेयर, टूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा स्टोरेज एंड हायरिंग स्किल्ड पर्सनल। आपको काफी सारे तरीके की कॉस्ट लगती है इसके अंदर, सॉफ्टवेयर टूल्स को खरीदने की, क्लाउड को परचेज करने की, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की, डेटा स्टोरेज की और स्किल्ड पर्सनल को हायर करने की। तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाती है, ऑनगोइंग मेंटेनेंस की आपको जरूरत पड़ती है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप इज रोबस्ट डेटा एनालिटिक्स सिस्टम कैन बी प्रोहिबिटिव स्पेशली फॉर स्मॉलर बिजनेस। तो छोटे बिजनेस होते हैं वो इसे बियर नहीं कर पाते हैं। दिस कैन डिले और प्रिवेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन राइट एनालिटिक टूल, जिसकी वजह से आप जो एक सही एनालिटिक्स का टूल होता है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते। लास्ट जो चैलेंज होता है वो होता है रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। तो विद द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ रियल टाइम इनसाइट्स, बिजनेस आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज एंड प्रोसेस डेटा एज इट इज जनरेटेड। आज के टाइम पर डिमांड के अकॉर्डिंग रियल टाइम इनसाइट्स की इतनी डिमांड है कि बिजनेस को रियल टाइम में डेटा जो जनरेट हो रहा है उसको एनालाइज करना होता है। दिस ऑफन इन्वॉल्व हैंडलिंग लार्ज स्ट्रीम ऑफ डेटा कॉन्टिन्यूसली विच कैन बी टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग। तो इसके अंदर आपको जितना भी बड़ा डाटा हो उसे रियल टाइम में ही हैंडल करना पड़ता है, जो कि काफी बार टेक्नोलॉजी के बेसिस पर चैलेंजिंग हो जाता है। अब इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? तो लेटेंसी के इशू आ जाते हैं, मतलब डिले वगैरह हो जाती है, और कॉम्प्लेक्सिटी इन टूल आपको कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड टूल की जरूरत पड़ती है इसको एनालाइज करने के लिए। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो फेलिंग टू प्रोसेस डेटा इन रियल टाइम कैन लीड टू मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। आपकी अपॉर्चुनिटीज मिस्ड हो जाती हैं इंडस्ट्रीज के अंदर क्योंकि आप टाइमली डिसीजन नहीं ले पाते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।